मैक्सिमम पावर बैटरी से ऑब्टेन करें, सो इट इज़ कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट। और मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए हमें करना क्या है, हम उसी ईएमएफ के फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हम ये कुछ रिज़ल्ट्स निकाल सकें कि किस केस के अंदर पावर मैक्सिमम हो सकती है, मतलब ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ पावर। सो अगर हम इस चीज़ को स्टार्ट करें तो हम यूँ कह सकते हैं, हमने पढ़ा था ईएमएफ के लिए फार्मूला E इज़ इक्वल्स टू I इंटू आर प्लस आई आर। नेक्स्ट हमने पावर के लिए जो फार्मूला पढ़ा था, हमने पावर के लिए फार्मूला पढ़ा था P इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब हम इस फार्मूले से I की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से I की वैल्यू कुछ यूँ होगी, E इज़ इक्वल्स टू I इंटू आर प्लस आर। From here we can say that I is equals to E over R plus R। इस I की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करें तो हम ये कह सकते हैं P will be equals to E over R plus R, स्केयर है ऊपर तो स्केयर लगा दें, इंटू R। नेक्स्ट चीज़ हम इसको कुछ यूँ लिख लेते हैं, P इज़ इक्वल्स टू E स्क्वायर इंटू R ओवर R प्लस R होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम जानते हैं A प्लस B होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जबकि A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। मैं चाहूँ तो मैं दोनों को यूँ भी लिख सकता हूँ इक्वेट करके, A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस B होल स्क्वायर प्लस 4AB। तो इस फॉर्मूले को हम मतलब A प्लस बी होल स्क्वायर और A माइनस बी होल स्क्वायर को यूँ हम इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? इसकी अगर बेसिक्स हम देखें तो A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला पुट करें, A स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 4AB। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ से हमने ये बात प्रूव कर दी कि A प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है R प्लस R होल स्क्वायर, तो इसको मैं यूँ लिख लूँगा P इज इक्वल्स टू E स्क्वायर इंटू R ओवर R माइनस R होल स्क्वायर। A प्लस बी था ना, तो A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB, पहला फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर, सो प्लस 4R इंटू R। नेक्स्ट अब हम इस R को शिफ्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में। हमें पता है अगर हम इस R को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो वो आकर होगा डिवाइड। तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो हम न्यू लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू E स्क्वायर ओवर R माइनस R होल स्क्वायर प्लस 4RR ओवर कैपिटल R। हमने इस R को डिनोमिनेटर में लाकर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू E स्क्वायर ओवर, पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, R माइनस R होल स्क्वायर ओवर R प्लस 4R ओवर R।
कि इस r को दोनों फैक्टर्स के नीचे हमने बाइफरकेट करके लिख दिया, p इज इक्वल्स टू e स्क्वायर ओवर r माइनस r होल स्क्वायर ओवर r प्लस 4r। अब यहाँ पर हमने कोशिश ये करनी है कि हम इस तरह की कोई वैल्यू पुट करें, हमने डिनोमिनेटर फैक्टर को कम से कम करना है, तो हम एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हम ये कह सकें कि हमारी पावर मैक्सिमम हो जाए। मतलब हमने r की वैल्यू रिप्लेस करनी है और r की हमने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर कम से कम आए। मतलब हमारी कोशिश ये होती होगी कि ये फैक्टर ख़त्म ही हो जाए। अगर ये फैक्टर हम ख़त्म करने का सोचें तो हमें यूँ कहना पड़ेगा कि ये पूरे का पूरा फैक्टर सपोज इट इज़ 0 फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, हम कुछ यूँ लिख लेते हैं, फॉर पावर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, डिनोमिनेटर शुड बी वेरी स्मॉल, डिनोमिनेटर शुड बी वेरी स्मॉल, और अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा करना हो तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, सो r माइनस r होल स्क्वायर ओवर r इट शुड बी इक्वल टू 0, ताकि ये एक फैक्टर बच जाए, इसी से कैलकुलेशंस हो जाएंगी। सो अगर आप इस तरह कर लें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि r माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम r को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये लिख सकते हैं r माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें तो हम स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर ख़त्म करने के बाद हम इस इक्वेशन को यूँ लिखेंगे, r माइनस r इज इक्वल्स टू 0, r माइनस r इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। जब ये दोनों r इक्वल होंगे देन वी मस्ट हैव द मैक्सिमम पावर आउटपुट। और अगर इस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट करें बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ होगा, ये ब्लू वाला फार्मूला P इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर ओवर R माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर ओवर R, बिकॉज R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, स्मॉल r को हमने कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया, प्लस 4 इंटू कैपिटल R, स्मॉल r एक मतलब फिर कैपिटल R से रिप्लेस, R माइनस R 0, पूरा फैक्टर ख़त्म। सो पावर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, जब आपने ये पुट कर दिया तब ये पावर मैक्सिमम का केस हो जाएगा। सो पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर ओवर 4r। तो ये है जी पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला। बुक के ऊपर ये टॉपिक लिखा ज़रूर है लेकिन शायद कुछ 4 से 5 स्टेप्स हैं। तो ये है इसका पूरा प्रूफ, पूरा असल तरीक़ेकार। मेन चीज़ ये स्किप हर जगह पर की जाती है। ये असल चीज़ है कि हमने आखिर r इज़ इक्वल टू आर क्यों पुट किया। हमने r इज़ इक्वल टू आर इसलिए पुट किया कि मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए हमने डिनोमिनेटर फैक्टर छोटा करना है। ये फैक्टर जितना छोटा होता जाएगा p की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। मतलब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जितनी आप कम रखेंगे, ऑब्वियसली हमारे लिए जितनी रेजिस्टेंस यहाँ पर R कम रखेंगे, ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर का, ऑब्वियसली हमारे पास पावर का फैक्टर वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये था आपका मैक्सिमम पावर आउटपुट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स के 2 रूल हैं, एक डील करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में और दूसरा डील करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम इन दोनों की बेसिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल को पूरा डिस्कस कर देंगे, सेकंड रूल के अंदर बेसिक्स पढ़ लेंगे और डिटेल फिर हम उस सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स के 2 रूल, पहला रूल अबाउट द करंट, या उसको किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी कहा जाता है, तो आप उसके लिए जो भी नाम लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। किरचॉफ्स
रूल नंबर 1 या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। इसके दो नाम हो सकते हैं। पहला नाम किरचॉफ फर्स्ट रूल आपने लिख दिया, किरचॉफ्स रूल अबाउट द करंट, किरचॉफ्स रूल अबाउट करंट, किरचॉफ्स रूल अबाउट करंट। और दूसरा आप इसको ज़रा टेक्निकल तरीके से किरचॉफ्स रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब इस तरह बच्चे से पूछा जाता है तो वो भूल जाता है कि पता नहीं ये कौन सा टॉपिक है, तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आए तो अंडरस्टूड है किरचॉफ्स रूल अबाउट करंट ही लिखना है, किरचॉफ का पहला रूल लिखना है। किरचॉफ का पहला रूल क्या है? देखने में बड़े ये अजीब सी चीज़ लगेगी कि ये कोई रूल बनता नहीं है। तो बहरहाल सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक करंट की वायर है, ये उसमें एक रेजिस्टेंस हमने लगाई, ये पॉइंट ए है कोई, इसकी तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट ए मैं लिख देता हूँ। एक दूसरी वायर है यहाँ से, ये भी करंट लेकर इसी पॉइंट ए की तरफ आ रही है और इसमें जो रेजिस्टेंस लगी हुई है दैट इज़ रेजिस्टेंस R2। यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस हमारे पास R2। इस तरफ से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I1, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I2। ओके, नेक्स्ट हम दूसरी तरफ चलें तो इस पॉइंट से करंट आगे फ्लो कर जाता है। अब जारी बात है एक पॉइंट पे करंट ने रुके तो नहीं रहना, करंट यहाँ से फ्लो करके आगे ट्रैवल कर जाता है। यहाँ पर करंट भी मूव कर रहा है I3, यहाँ पर रेजिस्टेंस R3, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट की तरफ, I1 भी फ्लो कर रहा है पॉइंट ए की तरफ। और एक और हमने टर्मिनल में यहाँ पर बना रखा है, यहाँ से भी करंट उस पॉइंट ए से अवे ही फ्लो कर रहा है R4 और इस करंट का नाम है I4। तो किरचॉफ का रूल क्या है? किरचॉफ का रूल ये है कि इस पॉइंट पर जो नेट करंट होगा, जो टोटल करंट होगा दैट विल बी ज़ीरो। द टोटल करंट एट द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा? दूसरी तरह से स्टेट करते हैं। पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई, टोटल करंट एट पॉइंट ए, टोटल करंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कि पॉइंट ए पर जितना करंट है वो करंट ज़ीरो के इक्वल है। दूसरी चीज़, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट current flowing towards a point is equal to current flowing away from that point. Current flowing towards a point is equal to current flowing away from that point, कि जितना करंट एक पॉइंट की तरफ फ्लो करता है उतना ही करंट उससे अवे फ्लो करता है। करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। सो अगर हम इस चीज़ को बेहतर करके लिखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि इधर करंट ए की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I1, इसकी तरफ दूसरा जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2। तो पॉइंट ए की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट ए इज इक्वल टू, दैट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। एक पॉइंट ए की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी इक्वल है? I1 प्लस I2, विच इज़ इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ए से आगे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? I3 प्लस I4। सो करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4, क्योंकि ये दोनों साइड अवे की है कि ये करंट को अवे लेकर जा रहे हैं और ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं 1 और 2, ये दोनों करंट को लेकर टुवर्ड्स पॉइंट ए लेकर जा रहे हैं। सो करंट मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट ए इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट
दैट पॉइंट, और अब आ गया टोटल करंट द पॉइंट ए इज 0। समझ आ गई हमें बात की? क्यों कि जितना इस पॉइंट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है उतना ही तो आगे चला गया। इस पॉइंट के पास कितना रहा? कुछ भी नहीं, सब इसके पास कुछ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब पॉइंट ए पे करंट कितना होगा? 0। इस चीज़ को भी इसी इक्वेशन से प्रूव कर लेते हैं। I3 और I4 को इधर स्विच कर दें। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो अब पॉइंट ए पे करंट कितना हो गया? विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 I4। ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सो इस सारे को हम ऐड करके यूं लिख देते हैं, सिग्मा समेशन I is equals to 0. Sum of all the currents flowing towards that point is equal to sum of all the currents flowing away from that point. पहली स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट, the total current at a single point is always equals to 0, क्योंकि जितना करंट उस पॉइंट को मिलेगा उतना ही उससे पास करके आगे चला जाएगा, तो उस पॉइंट के पास करंट कितना रहेगा? It will be equal to 0. So how it is referred as law of conservation of charge. So current क्या चीज़ है? Current is the flow of charges. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी यही है ना, कि जिस तरह आप एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट भी ट्रांसफॉर्म, तो चार्ज क्या होगा कि जितना उस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा उतना उससे आगे फ्लो कर गया, तो उस पॉइंट के पास कितना रहा? कुछ भी नहीं। तो जितना टूवर्ड्स दैट पॉइंट चार्ज फ्लो कर रहा था उतना इस पॉइंट से आगे फ्लो कर गया, तो दोनों के अमाउंट चूँकि इक्वल है तो इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये था आपके पास किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। किरचॉफ का पहला रूल तो नहायत आसान और एक बड़ी बेसिक सी बात जिसको समझना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं। और नेक्स्ट चलते हैं किरचॉफ का दूसरा रूल। किरचॉफ्स का दूसरा रूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफिकेशन ही प्रोवाइड करता है। किरचॉफ्स रूल अबाउट द पोटेंशियल और द एनर्जी, ये किरचॉफ का आ गया सेकंड रूल। अच्छा, किरचॉफ का सेकंड रूल डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको समझा दूं, किरचॉफ का सेकंड रूल तो एनर्जी के बारे में है। अब सर्किट में करंट जब फ्लो करता है तो करंट बीच में एनर्जी गेन भी कर सकता है और लूज़ तो वो करता ही करता है। कैसे लूज़ करेगा, कैसे गेन करेगा? अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाए, व्हाट विल हैपन? पोटेंशियल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? पोटेंशियल ड्रॉप करता है रेजिस्टेंस में। पोटेंशियल कम हुआ, एनर्जी डिसिपेट हो गई, ज़ाया हो गई। ओके, एक बात होगी। दूसरी चीज़, अगर करंट यहाँ से मूव कर रहा है, हमने करंट के रास्ते में एक बैटरी लगा रखी है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कन्वेंशनल करंट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ से करंट जब पास करेगा इट विल गेन एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि बैटरी उसको सपोर्ट करेगी। अब मैं आपको थोड़ी सी इस बात को यूँ समझाता हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमने दो बैटरीज लगा रखी हैं, एक ये बैटरी है, दूसरी बैटरी कुछ यूँ लगी है पॉजिटिव नेगेटिव। अब सर्किट के अंदर करंट तो फ्लो करना चाहिए। मैं ये भी कह देता हूँ कि इस बैटरी का कि ईएमएफ या पोटेंशियल इसका E1 है, इस बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई करनी है उसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज़ E2। तो अगर तो इफ़ E1 इज इक्वल टू E2 देन करंट विल बी इक्वल टू 0। अगर तो E1 E2 हो, इक्वल हो, तो इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता। लेकिन अगर E1 और E2 आपस में इक्वल ना हो, अगर E1 और E2 इक्वल ना हो तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और सर्किट में करंट किस तरफ को फ्लो करेगा तो इट विल डिपेंड अपॉन कौन बड़ा है, E1 इफ़ E1 इज़ ग्रेटर। अब दूसरी कंडीशन आ गई, ये पहली कंडीशन थी जी, मैं दूसरी कंडीशन इफ़ E1 इज़ ग्रेटर देन E2। सो दूसरी जो कंडीशन है इफ़ E1 इज़ ग्रेटर देन E2, अगर E1 E2 से बड़ा हो तब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, और किधर से किस तरफ करेगा, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम E1 टूवर्ड्स E2। E1 से E2 का मतलब ये है कि करंट
यूं फ्लो करेगा और कितनी एनर्जी के साथ फ्लो करेगा। नेक्स्ट बात आ गई कि नेट एनर्जी इस केस में कितनी होगी। इस केस में नेट एनर्जी इक्वल होगी E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू 0, सॉरी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E। ये नेट एनर्जी होगी, EMF या वोल्टेज कह लें आप, जो भी कहना चाहें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है तो मैं उसको एनर्जी प्रोनाउंस बार बार बोल रहा हूँ। सो अगर E2 ज़्यादा हो, इफ़ E2 is greater than E1, then the direction of current will be from E2 to E1, E2 से E1 की तरफ होगा। और कितनी एनर्जी होगी, नेट एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि जब सर्किट में आप फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो बैटरीज की वजह से करंट फ्लो करता है, वी एक्सेप्ट इट। तो लेकिन अगर कोई बैटरी सर्किट में करंट को सपोर्ट कर रही है तो वो हमेशा एनर्जी बढ़ाएगी। अगर वो सर्किट में करंट के अगेंस्ट लगी है तो वो पोटेंशियल को ड्रॉप करवाने का काम करेगी। कैसे? सपोज कर लें, अब मैं कोई बात नहीं कर रहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक बात कर रहा हूँ कि मैंने इस सर्किट में करंट नोट किया। सर्किट में करंट पॉइंट A से B से C और C से D और D से A पूरा हो रहा है, मतलब सर्किट में करंट कुछ यूँ फ्लो कर रहा है, IF कैलेम फ्लो कर रहा है। अब जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो सबसे पहले करंट पास करेगा E1 से। E1 करंट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में लगी है, लोअर टर्मिनल और ये हाई टर्मिनल, ये हाई टर्मिनल और ये आगे कौन सा है, लो टर्मिनल। करंट लो से हाई में एंटर हो रहा है और फिर हाई से आगे जाएगा, इसका मतलब ये बैटरी सपोर्ट करेगी। क्यों? जब यहाँ से करंट ने आगे पास करना है, हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर जब बैटरी के आगे इसमें एंटर होना है तो ये लो पोटेंशियल आगे है, एंड बाहर निकलते वक्त यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? कि जब चार्जेस बैटरी से बाहर निकल रहे हैं तो बड़े वाले टर्मिनल से निकल रहे हैं, यहाँ पर चार्जेस जब बाहर निकल रहे हैं तो छोटे टर्मिनल से हैं। तो इस सर्किट के लिए जब मैं इक्वेशन लिखूँगा तो इस सर्किट के लिए इक्वेशन होगी प्लस E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू सो ऑन, जिस तरह आगे हो। और नेट जो रिज़ल्ट होता है क्लोज सर्किट के अंदर वो एनर्जीज़ का ज़ीरो ही होता है। बहरहाल मैंने कहा अभी करंट उसमें फ़्लो कर रहा है। नेक्स्ट इसमें जब रेजिस्टेंसेस के कंपोनेंट्स लग जाएंगे तो तमाम तर एनर्जीज़ का अल्टीमेटली सम कितना हम लिखेंगे, ज़ीरो। एक सर्किट के अंदर एनर्जी का सम ज़ीरो, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अल्टीमेटली तमाम तर एनर्जीज़ का सम कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अपनी डिटेल डायग्राम और उसमें हम रेजिस्टेंस का कंपोनेंट भी लगाएंगे। और याद रखिएगा रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप करता है। ये जो E है ना, ये EMF के तौर पर आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। सो अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें तो ये मेरे पास एक डिटेल सर्किट आ गया। अगर आपको अभी तक किसी बात में कन्फ्यूजन है तो परेशान ना हो, आपको ये डायग्राम्स करने के बाद ख़ुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर मैंने क्या किया, कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दी, कुछ बैटरीज भी लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर उसके बाद एक और रेजिस्टेंस हमने कोई लगा दी। पहली रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ R1। इस बैटरी का पास जो EMF पोटेंशियल वो E1, इस रेजिस्टेंस को हम R2 कह देते हैं। इसके बाद नीचे चलें, सर्किट क्लोज करते वक्त नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। फिर आगे चलें, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस फिर इंट्रोड्यूस कर दी, फिर इस रेजिस्टेंस का नाम R3 हो गया। यहाँ से हम इस सर्किट को मज़ीद क्लोजिंग की तरफ लेके चलें तो यहाँ पर बैटरी एक और लग गई पॉजिटिव, ये बैटरी नेगेटिव। पहली बैटरी E1, दूसरी के लिए E2, तीसरे के लिए वैल्यू E3 नेगेटिव। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट यहाँ पर आपने एक और बैटरी रेजिस्टेंस लगा रखी है। ये रेजिस्टेंस है R4 और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव और ये बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव। और यूँ ये सर्किट क्लोज हो गया। इस रेजिस्टेंस का नाम R5। इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है
वो डायरेक्शन मस्ट है, वो आपको या तो गिवन होगी, नहीं गिवन तो खुद वैल्यूज़ देखकर आपने लगा लेनी है, अगर वैल्यूज़ नहीं गिवन तो फिर आपको हम डायरेक्शन खुद से प्रोवाइड करेंगे। ये है करंट की डायरेक्शन। करंट इस सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू हुआ, यूँ फ्लो करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप यहाँ से शुरू करें, आप कहीं से भी यहाँ से शुरू कर लें, लेकिन ख़त्म भी उसी पॉइंट पर ला के करना है और डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज रखनी है जिस तरह ये एरो लगा हुआ है। अब आपने इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना है, तो और यहाँ पर पहुँचकर पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। इनिशियल पॉइंट जितना पहले था उतना एंड पर भी होगा। सो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस पॉइंट पर आया R1, पोटेंशियल का ड्रॉप। पोटेंशियल किस तरह फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस के केस में इट विल बी इक्वल टू VIR। V इज इक्वल टू करंट की वैल्यू I ही है, R1 है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, IR1। चूँकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल गेन होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, और अगर लॉस होता है तो इसको फिर हम लिखेंगे -IR1। माइनस किस बात का, पोटेंशियल लॉस हुआ। रेजिस्टेंस के केस में तो याद ही रख लेना, माइनस लगना ही लगना है। आगे चलें, बैटरी आगे, छोटे टर्मिनल से एंट्री है, बड़े टर्मिनल का एग्जिट है, तो एडिशन होगी। अभी रूल पढ़ा तो आप इसके साथ लिखेंगे +E1, आगे फिर रेजिस्टेंस आगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा, IR2, और रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, IR2। नेक्स्ट EMF E2, छोटे टर्मिनल की एंट्रेंस है, बड़े टर्मिनल से करंट का एग्जिट है, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो बड़े टर्मिनल से एग्जिट होने का मतलब इट विल सपोर्ट करेगा, तो +E2। आगे चलें तो रेजिस्टेंस R3, रेजिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप करता है, अगर रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप करता है सो इट विल बी इक्वल टू -IR3। आगे बैटरी आ गई, फिर बैटरी गलत लगी हुई है, ऑपोजिट है, पॉजिटिव पहले है नेगेटिव बाद में, ये तो अगेंस्ट द रूल चल रही है ना, तो -E3, नेगेटिव ऑफ E3। नेक्स्ट चलें तो आगे रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, -IR4। फिर बैटरी उल्टी लगी हुई है, इस बैटरी का नाम रख दें जी E4, नेगेटिव ऑफ E4, क्योंकि बड़े टर्मिनल से एंट्रेंस है, छोटे से एग्जिट है, नेगेटिव ऑफ E4। लास्ट इधर भी यही होगा, -IR5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगी जी हमारी रेजिस्टेंस और इसके आंसर्स। अब आप लोगों ने इसकी खुद से प्रैक्टिस खुद से करने की कोशिश करें। एक दफ़ा फिर हम एक कोई नया सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए इक्वेशन अलग से होगी। तो लेट स्टार्ट, हम एक और सर्किट ऐसे का ड्रॉ करते हैं। अब इस सर्किट के ड्रॉ हो जाने के बाद आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिएगा, उसके बाद ख़ुद से इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। जब इक्वेशन आप लिख लें उसके बाद मेरी इक्वेशन के साथ आपने वीडियो प्ले करके मैच कर लेनी है कि ईदर यू गॉट इट और नॉट। सो अब की बार सर्किट थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि हम जो बात सीखनी थी वो तकरीबन सीख चुके हैं। नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल, नेक्स्ट यहाँ पर एक रेजिस्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद हम फिर एक बैटरी। अच्छा, रेजिस्टेंस का ही मसला है सारे का सारा, बैटरी का ऐसा हमें रेजिस्टेंस का सॉरी मसला नहीं होता, हमें ज़्यादातर बैटरीज का मसला होता है। रेजिस्टेंस पे तो हमेशा माइनस साइन लगना है। फ़र्क क्या है, बैटरी पे कभी नेगेटिव आता है कभी पॉजिटिव आता है। तो अगर तो बड़े टर्मिनल से एंट्रेंस है फिर तो आपने उसको रखना है पॉजिटिव, और अगर बड़े टर्मिनल से एग्जिट है तो पॉजिटिव, छोटे टर्मिनल से एग्जिट है तो नेगेटिव रख दीजिएगा उसको। आमने सामने दो अपोजिट बैटरीज लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें रेजिस्टेंस का कंपोनेंट कोशिश किया कि कम ही रखें। सो डायरेक्शन में इसकी ड्रॉ करूं तो डायरेक्शन करंट की मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आपकी बार। इट हैज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शुरू करते वक्त जैसे पहले ये रेजिस्टेंस R1 है, ये E1 है, ये E2, इसको R2, इसको E3, इसको R4,
इसको E5 और इसको E6 का नाम दे रहे हैं। अब इसके लिए हम इक्वेशन लिख लेंगे और इक्वेशन आप खुद से लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूँ कि वो ये आप वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट के अंदर अंदर ये इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। सो जो मेरे पास आंसर होगा, सो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब तक लिख ली होगी क्वेश्चन वीडियो पॉज करके। तो मेरे पास जो आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इट डजेंट मैटर आप कहाँ से शुरू करते हो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, उस पॉइंट से कर लो, बस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। बड़े टर्मिनल की एंट्रेंस है, छोटे टर्मिनल का एग्जिट है। इसका नाम था E1, तो -E1 अगर आपने खाली E भी लिखा है इट्स ओके। नेक्स्ट -IR1 रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होता है, फिर E6 पे भी ड्रॉप होगा क्योंकि बड़े टर्मिनल की एंट्रेंस है, छोटे टर्मिनल से एग्जिट है। E5 पे पॉजिटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट R4 नेगेटिव IR4, यहाँ पर चलें, छोटे टर्मिनल की एंट्रेंस, बड़े का एग्जिट प्लस E3। नेक्स्ट R2 नेगेटिव ऑफ IR2, करंट के साथ रेजिस्टेंस के साथ I का फैक्टर करंट ज़रूर लिखना है। और E2 तो साथ यहाँ पर आप लिखेंगे -E2 = 0। तो ये थी आपकी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल काम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर करंट की वैल्यू हम चेंज कर दें, करंट की वैल्यू को चेंज करने का मतलब ये है कि सपोज़ यहाँ पर करंट लिखा आ जाए I1, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। सिंपल जहाँ पर आपने सिंपल I पुट किया था उस सब को आप रिप्लेस कर देंगे I1 एंड I1। ठीक हो गया। तो करंट की वैल्यू को आप लोगों ने एज सच डिस्टर्ब नहीं करना। ये तो हो गया जी सिंपल सर्किट। अब आ जाते हैं हम थोड़े से डिफ़िकल्ट सर्किट के ऊपर। डिफ़िकल्ट सर्किट से मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एट ए टाइम 2 सर्किट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2 सर्किट्स में हम यूँ कह लेते हैं कि हमारे पास ये है जी 2 सर्किट्स। अब एट ए टाइम ये 2 कनेक्शंस आपस में कंबाइन हैं और इन दोनों के दरमियान में एक कॉमन रेजिस्टेंस भी है। अब आप इसके लिए इक्वेशंस लिखें। तो अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ R3 का। अब चूँकि कितने लूप्स हैं? 2, तो दोनों लूप्स के अंदर 2 अलग अलग करंट फ़्लो करेंगे। पहले लूप के अंदर करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है I1, दूसरे लूप में यहाँ से करंट फ़्लो कर रहा है I2, और हमने इसके लिए इक्वेशन लिखनी है। 2 लूप्स हैं, 2 इक्वेशंस लिखी जाएंगी। एक लूप है, एक ही इक्वेशन लिखी जाएगी। तो 2 लूप्स, ये 2 लूप्स को पहले हम डिफ़ाइन करें तो मैं क्लॉकवाइज चलूँगा। मैं इस पॉइंट से जानबूझ के शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से मर्ज़ी कर लें। रिपीट, मैं A B C D E F, तो मेरा पहला लूप जो है वो पहला लूप स्टार्ट हो रहा है A, फिर मैं जाऊँगा पॉइंट B, फिर यहाँ से हम मूव करेंगे पॉइंट C, फिर D पे, और फिर वापस कहाँ पर जाएंगे? A पे। ये हमारा है लूप नंबर 1। इसके दूसरी साइड पर मैं लिख रहा हूँ अपना लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे? लूप नंबर 2 के लिए आप स्टार्ट करें, आपकी डायरेक्शन पहले देखें। तो डायरेक्शन यहाँ से यूँ क्लॉकवाइज बन रही है, तो कहीं से भी शुरू कर दें, चाहे पॉइंट A से यहाँ D, D से E और E से F। मैं A से D, D से E जाऊँगा, E से F, और F से दोबारा कहाँ पर? A पर, तो लूप क्लोज हो जाएगा। दैट विल बी लूप नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 को A से शुरू किया, A से B तक कुछ भी नहीं है, R पर पहुंच गए, R4 पे। तो R4 पे क्या लिखा जाएगा? वही रूल, -I1 R4। उसके बाद बैटरी आ गई, बड़े टर्मिनल से एंट्रेंस है, एग्जिट छोटे टर्मिनल का है, तो -E5, ये रूल वही रहेगा। E6 छोटे टर्मिनल का एंट्रेंस है, बड़े टर्मिनल पे एग्जिट है, प्लस E6। रेजिस्टेंस R1 I1 R1 माइनस साइन के साथ, -I1
R1, आखिरी रेजिस्टेंस R3। R3 इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि R3 में से इस वक्त 2 करंट एट ए टाइम पास कर रहे हैं। एक करंट I1 नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, एक I2 अपवर्ड फ्लो कर रहा है। और अगर 2 करंट फ्लो कर रहे हैं तो इस वक्त हम कंसिडर किसको कर रहे हैं? I1 को। अगर हम I1 को कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा ड्रॉप होता है। I1 फ्लो कर रहा है, I2 अभी फ्लो नहीं कर रहा। लूप नंबर 1 है ना, हम I1 को फ्लो करवा रहे हैं। इसका मतलब I1 I2 से बड़ा कंसिडर होगा, तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस बाहर कितनी है? R3 विच इज़ इक्वल टू 0। सेम इसी तरह जब आप फिर इस लास्ट रूल फिर सुन लें जी, दरमियान वाली रेजिस्टेंस का लास्ट रूल ये है, नेगेटिव साइन रेजिस्टेंस में हमेशा आता है ड्रॉप का। I1 माइनस I2 कि जिस करंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसका लूप चल रहा है, उसको यहाँ पर पहले लिखा जाएगा। जो दूसरा करंट है उसको आप बाद में लिखेंगे। साथ R3 उसी तरह मल्टीप्लाई होगा एंड वी विल मूव नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मूव करें तो लूप नंबर 2, उसको मैंने कहा जी मैं A से D से E जाऊँगा, तो A से D। अब हम किस करंट की बात कर रहे हैं लूप नंबर 2 में? लूप नंबर 2 में करंट डिस्कस हो रहा है I2, तो I2 पहले लिखा जाएगा और I1 बाद में। किस साइन के साथ? नेगेटिव। रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होता है तो नेगेटिव I2 माइनस I1। नेक्स्ट R3 पॉइंट डी पर पहुंच गए, बैटरी आ गई, बैटरी के बड़े टर्मिनल का एग्जिट है प्लस E1, पॉइंट E, उसके बाद E2 पे चलें, बड़े टर्मिनल का एग्जिट है प्लस E2 और रेजिस्टेंस R2 माइनस I1 और सॉरी माइनस I2 R2 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि F से A तक कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। तो ये आपने लिख ली दूसरे लूप की इक्वेशन। तो यहाँ तक ये हो गया जी हमारे किरचॉफ के दोनों रूल्स, उसको लिखने के इक्वेशन